हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन की एक सीरीज शुरू करेंगे। इस सीरीज में हम लोग उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो अभी तक आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग मोर देन 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 100 से ज़्यादा प्रश्न। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप 100 से ज़्यादा प्रश्न हल कर लेते हैं तो फिर उसके बाद इंटीग्रेशन पर आपका कितनी अच्छी तरीके से कमांड हो जाएगा। फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सीरीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप खुद सोच सकते हैं। और जिस तरह से मैं इंटीग्रेशन की सीरीज लेकर आया हूँ, इसी तरह आपके जितने भी चैप्टर हैं उन सभी की सीरीज लेकर आने वाला हूँ। अब इंटीग्रेशन की सीरीज में आपको मोर देन 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सभी क्वेश्चन तो एक ही वीडियो में आ नहीं जाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए आपको इसके कई पार्ट देखने को मिल सकते हैं। उसी क्रम में ये इंटीग्रेशन की सीरीज का पहला पार्ट है, जिसमें हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपको इंटीग्रेशन करना है 1/e⁻x प्लस e⁻−x का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ज़रूरी नहीं है कि आपके बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो इस सीरीज में आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टफ हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम e⁻x से इसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस e⁻−x को मैं लिख सकता हूँ 1/e⁻x। भाई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, इसको नीचे लेकर आओगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप एलसीएम में लीजिए तो ये हो जाएगा 1/, यहाँ पर आएगा ये तो e⁻x का होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, +1 अपान में कितना e⁻x इंटू dx। बोलो भाई, है ना। अब e⁻x ऊपर चला गया। जब e⁻x ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा e⁻x अपॉन, इसको देखो 1 को मैंने पहले लिख दिया, प्लस e⁻x का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है ना। अब e⁻x को आप t मान लीजिए, है ना। आप बोल दीजिए मान लिया कि e⁻x इक्वल टू कितना t। तो e⁻x का अवकलन x के सापेक्ष कितना होगा, e⁻x ही होगा। तो ये e⁻x इंटू dx इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया। तो देखिए e⁻x की जगह पर आप t रख दीजिए और e⁻x इंटू dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt आ गई। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बोलो भाई, e⁻x की जगह पर आपने t रख दिया। ठीक है, अब dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो भाई tan इनवर्स t है। क्या है ये tan इनवर्स t है। और एक कांस्टेंट लगा दीजिए c। देखिए, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, आपसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपको फार्मूले याद हो। तो अगर आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए। 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t। अब t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है e⁻x, तो रख दीजिए यहाँ पर। ये हो जाएगा tan इनवर्स e⁻x प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो आपको इंटीग्रेशन करना है 1/sin² इंटू cos² का। अच्छा क्वेश्चन है, बस एक स्टेप आप इसे बना ले जाते हैं तो उसके बाद आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको करना क्या है, ये देख लीजिए। ये जो ऊपर 1 लिखा है ना, आप ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला जानते हैं, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इस 1 की जगह पर sin² प्लस cos² लिख सकता हूँ। ठीक है, अपॉन में क्या है, अपॉन में है sin² इंटू cos² इंटू dx हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, आप इसे अलग अलग लिख लीजिए। देखिए कैसे लिखना है, sin² अपॉन sin² इंटू cos² प्लस लगा दीजिए और ये लिख दीजिए आप cos² अपॉन sin² इंटू cos² एंड dx। ठीक है, और यहाँ देखिए sin² से ये sin² कट गया,
कास स्क्वायर से ये कास स्क्वायर कट गया, 1 अपॉन कास स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स और dx लगा दीजिए इस पर, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होगा कोसेक स्क्वायर, ये क्या होगा कोसेक स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है, क्या होता है tan x, तो ये हो गया tan x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस काट एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस काट एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन करना है 3x + 1 अपॉन 2x² प्लस x + 1 का। अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसमें नीचे क्वाड्रेटिक दिया है, यानी द्विघातीय दिया है। जब भी किसी भी फ्रैक्शन का हर यानी डिनोमिनेटर द्विघातीय हो तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि क्या इसका फैक्टर हो सकता है। अगर गुणनखंड हो जाए तो हम लोग पहले उसका गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा नियम हम लगा सकते हैं, यानी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर गुणनखंड नहीं होता है तब हमें क्या करना होगा, तब हमें पूर्ण वर्ग बनाना होगा। या तो a + b का होल स्क्वायर बनाएंगे या तो a - b का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसका गुणनखंड हो जाएगा। देखो सबसे पहले 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। अब इस 2 के आप 2 फैक्टर कीजिए, 2 को हम 2 भागों में तोड़ेंगे और वो दोनों भाग कैसे होने चाहिए कि उनका गुणा करने पर 2 आ जाए और जोड़ने पर कितना आए 1 आए। तो भाई आपने कहा कि 2 के 2 फैक्टर 1 और 2 हो जाएंगे। इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। इन दोनों का जब आप क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। और चाहिए कितना 1 चाहिए, तो नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचते हैं कि एक फैक्टर इसका -1 ले लेते हैं और दूसरा 2 ले लेते हैं तो -1 और 2 का गुणा करने पर -2 आ जाएगा, जबकि आपको कितना चाहिए 2 चाहिए। इसके अलावा और कोई फैक्टर बनेगा ही नहीं कि गुणा करने पर 2 आ जाए और जोड़ने पर 1 आए। तो कहने का कुल मतलब ये है कि इसका गुणनखंड हम लोग नहीं कर सकते या गुणनखंड इसका हो नहीं पाएगा। तो अगर गुणनखंड नहीं हो पाएगा तब क्या करेंगे, तब हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ठीक है, लेकिन पूर्ण वर्ग बनाने से पहले हम लोग इसमें कुछ जुगाड़ करेंगे। देखो जुगाड़ क्या करना है आपको, मैंने ऊपर इसके अंश में 4 से गुणा कर दिया, तो ये होगा 4 × 12x प्लस ये कितना हो गया 4। जब आपने अपने मन से 4 से गुणा किया है तो भाग भी करना पड़ेगा, ये कर लिया। ये हो जाएगा 2x² प्लस x प्लस 1 और ये हो गया dx। इतनी बात आप आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, ऊपर जो 12x + 4 लिखा है इसको मैंने लिख दिया 12x + 3 + 1। अभी आपको सब समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। 2x² प्लस x प्लस 1 और ये हो गया dx। ठीक बात है। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 1/4। एक काम करते हैं, इसको अलग अलग लिख लेते हैं ऐसा 12x + 3 बटे में कितना 2x² प्लस x प्लस 1 प्लस 1/2x² प्लस x प्लस 1 और ये हो गया आपका dx। इतनी बात समझ गए। अब क्या करना है, 1/4 तो बाहर ही रहेगा, इसको बाहर ही रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको मैंने लिख दिया 12x + 3 अपॉन 2x² प्लस x प्लस 1 dx। प्लस ये हो जाएगा आपका dx अपॉन 2x² प्लस x प्लस 1। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहां देखिए यहां से मैं 3 कॉमन कर सकता हूं। जब मैं यहां 3 कॉमन करूंगा तो क्या होगा 1/4 तो बाहर है, इसको बाहर रहने दीजिए। यहाँ से जब आपने 3 कॉमन किया तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4x प्लस 1। देखो 3 कॉमन किया तो 3 चौक 12 तो 4x प्लस 1 अपॉन 2x² प्लस x प्लस 1 dx हो गया एंड प्लस
इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा dx अपॉन 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू क्या चल रहा था, i इक्वल टू चल रहा था। अब इस वाले को आप i1 मान लीजिए, इस वाले को आप i2 मान लीजिए और अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, फिर लाके वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस वाले को आप i1 मान लीजिए। अच्छा एक काम और करते हैं, 1/4 का अंदर गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो गया 4x प्लस 1 अपॉन कितना 2x² प्लस x प्लस 1 dx एंड प्लस 1/4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/4 dx अपॉन 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब इसको मैंने मान लिया i1, इसको क्या मान लिया मैंने i1 और इसको मैंने मान लिया i2। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा i इक्वल टू कितना, i इक्वल टू i1 प्लस कितना i2। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और अब i1 और i2 की वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पर ला के रख दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, तो यहाँ से बोलेंगे i1 इक्वल टू, i1 की वैल्यू कितनी है 3/4 4x प्लस 1 अपॉन कितना 2x² प्लस x प्लस 1 और dx। ठीक है, यहाँ से देखिए साफ साफ दिख रहा होगा, अगर आप बोलते हैं कि मान लिया कि क्या मान लिया 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू t, हमने नीचे वाले को t मान लिया। जैसे ही आपने नीचे वाले को t माना, जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस और x का 1 हो जाएगा और ये dx इक्वल टू कितना आ गया dt आ गया। कहने का कुल मतलब यह है कि 4x प्लस 1 इंटू dx बराबर dt आ गया और नीचे वाले को आपने t मान लिया है, तो बन गया आपका काम। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया i1 इक्वल टू 3/4, ये ऊपर हो गया dt, और नीचे हो गया t। ठीक है भाई, इसको आपने t मान लिया है, तो आपको पता है dt/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t हो जाएगा एंड प्लस एक कांस्टेंट लगा दीजिए c1 और t की वैल्यू फाइनली रख दीजिए, तो क्या आएगा 3/4 log कितना हो गया भाई 2x² प्लस x प्लस 1 प्लस c1। ये तो आपका आ गया i1। ठीक, i1 निकल चुका है, अब i2 निकालना है। ठीक है, तो निकाल लीजिए, है ना, बोलेंगे तथा i2 इक्वल टू कितना है भाई, i2 इक्वल टू है 1/4 कितना dx अपॉन 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, सिंपल सी बात है, नीचे क्वाड्रेटिक है और इसका फैक्टर नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो बना लीजिए। सबसे पहला काम इसमें से देखो x² का कोफिशिएंट 2 है, यानी x² का गुणांक 2 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि x² का गुणांक 1 करेंगे, तो 1 करने के लिए आप क्या करेंगे 2 कॉमन कर लीजिए। जब आप 2 कॉमन करेंगे तो 2 यहाँ से कॉमन करने का मतलब कि 1/2 आपने कॉमन किया है, क्योंकि ये नीचे है ना, तो जब 2 आप कॉमन करेंगे तो 1/2 बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा dx बटे में, यहाँ से 2 निकल चुका है तो केवल x² बचेगा, यहाँ 2 नहीं था तो x/2 बचेगा और यहाँ भी 2 नहीं था तो 1/2 बचेगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हमें बनाना है क्या पूर्ण वर्ग, आराम से बन जाएगा। ये हो गया आपका 4 दूना 8 यानी 1/8 और यहाँ बना लीजिए, ये हो जाएगा dx अपॉन, देखो ये x² है तो इसको ऐसे रहने दो a² प्लस 2ab होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2ab। और ध्यान से सुनो, a की जगह पर तो x है, a की जगह पर x है, यहाँ पर मैंने लिखा 2, देखो 2a। अब b की जगह पर कितना होना चाहिए, देखो ध्यान से देखो 1/4 लिख दिया। ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या होगा, 2 से 4 काट दोगे, 2 दूना 4 तो बचेगा 1/2, 1/2 का गुणा x में करोगे तो आएगा x/2। मतलब ये है कि ये वाला टर्म x/2 है तो ये टोटल x/2 आना चाहिए, और देखो ना 2 से 4 को काट दोगे तो x/2 आएगा। ठीक, तो ये हो गया a² प्लस 2ab। अब b की जगह पर 1/4 है तो जाहिर सी बात है 1/4 का स्क्वायर जोड़ना है और 1/4 का स्क्वायर घटाना है और प्लस 1/2 है तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब देखिए, अब देखो a² प्लस 2ab प्लस b², यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपका a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो लिख लीजिए i2 इक्वल टू 1/8 बाहर है, ऊपर dx है, नीचे देखो
ए की जगह पर x है और b की जगह पर 1/4 है, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो 1/4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया -1/16 और ये हो गया 1/2, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1/2 माइनस 1/16। ठीक है, ये हो गया 1/8 dx अपॉन x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर एंड प्लस ये कितना आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो नीचे 16 आएगा और 2 8 16 8, 8 माइनस 1 मतलब 7। ठीक है, ये हो गया। इसको आप और थोड़ा ढंग से लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा dx अपॉन x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस, देखो भाई इसको मैं लिख सकता हूँ √7/4 का होल स्क्वायर, √7/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई। 4 का वर्क करोगे 16 आएगा, √7 का वर्क करोगे 7 आएगा। ठीक, अब देखो आप एक फार्मूला जानते हो, क्या जानते हो कि अगर dx बटे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो तब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a, यही तो होता है। तो देख लो इस वाले को मान लो x, ये वाला हो गया a, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन क्या होगा 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1/8 और a की जगह पर है √7/4, यही तो है a, इंटू tan इनवर्स x की जगह पर है x प्लस 1/4 अपॉन a की जगह पर है √7/4 एंड प्लस c2। ठीक है, अब देखो भाई ये पलट जाएगा, ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 4/√7 tan इनवर्स, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 4x प्लस 1 अपॉन में 4 है ना, और ये हो गया √7/4। ठीक है, प्लस c2, ये हो गया। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और ये 4 से ये 4 दूना 8 हो गया। यहाँ से आपको मिल गया 1/2√7 tan इनवर्स, और यहाँ पर ऊपर बच गया 4x प्लस 1 अपॉन नीचे बच गया है √7 एंड प्लस c2। ये आपको मिल गया I2, और यहाँ पर आपने पहले निकाल लिया है I1। अब I1 और I2 की वैल्यू को आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं। बोलेंगे समीकरण 1 से I इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू है 3/4 log 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस c1 एंड प्लस I2 की वैल्यू कितनी है 1/2√7 tan इनवर्स 4x प्लस 1/√7 प्लस c2। c1 और c2 को जोड़कर एक सिंगल कांस्टेंट लगा दीजिए, यानी फाइनल आंसर आपका आएगा I इक्वल टू 3/4 log 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1/2√7 tan इनवर्स 4x प्लस 1/√7 प्लस c, जहाँ c इक्वल टू c1 प्लस c2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बड़ा खूबसूरत लिखा है। जब भी क्वेश्चन ऐसे कुछ उटपटांग लिखा हो, कुछ खतरनाक टाइप का दिख रहा हो, तो समझ जाइएगा कि क्वेश्चन बहुत ही आराम से लगने वाला है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से लग जाएगा, बस थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख लेता हूँ। ढंग से लिखने का मतलब देखो कैसे लिख रहा हूँ, e⁻ tan इनवर्स x, इसको मैंने लिख दिया 1 प्लस x स्क्वायर, कोई बात नहीं। इसको मैंने लिख दिया dx बटे में क्या 1 प्लस x स्क्वायर, कुछ नहीं किया भाई, इस 1 प्लस x स्क्वायर को dx के साथ लिख दिया। ऐसा लिखने से फ़ायदा ये होगा कि अभी आपको साफ साफ दिख जाएगा करना क्या है। ठीक है, देखो अब आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे मान लिया कि, क्या बोलोगे, मान लिया कि tan इनवर्स x बराबर t, मैंने इस tan इनवर्स x को t मान लिया। ऐसा मानने से क्या होगा, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/√2
वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1/1 + x² इंटू डी एक्स, तो डी एक्स को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये डी टी हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा होगा आपको, dx/1 + x² की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, तो यहाँ dt हो जाएगा। tan इनवर्स को हमने t मान लिया है तो यहाँ पर t हो जाएगा। अब बचा ये वाला टर्म, भाई यहाँ पर हो जाएगा e⁻t, यहाँ पर हो जाएगा dt, अब बच रहा है ये वाला टर्म, तो इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से, अगर tan इनवर्स x बराबर t है तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, x बराबर हो जाएगा tan t, क्योंकि ये इन्वर्स इधर आ जाएगा तो tan हो जाएगा, ठीक है। अगर x बराबर tan t है तो यहाँ से आप x² की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्या आएगा, अगर x बराबर tan t तो x² बराबर tan² t, सिंपल सी बात है, ठीक। अगर ऐसा है तो आप वैल्यू निकाल लीजिए 1 + x + x² का, क्या हो जाएगा 1 प्लस x की वैल्यू कितनी है tan t, तो ये हो गया tan t, प्लस x² की वैल्यू कितनी है tan² t, तो ये हो गया tan² t, ठीक है। यहाँ से tan t को अकेला लिख दीजिए एंड प्लस इसको आप 1 + tan² t को एक साथ लिख दीजिए। आपको अच्छे से पता है कि 1 + tan² थीटा क्या होता है sec² थीटा, तो ये हो जाएगा आपका tan t + sec² t, ठीक है। तो 1 + x + x² की वैल्यू क्या मिल गई आपको tan t + sec² t। अब सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर रख दीजिए तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻t, और ये हो गया आपका tan t + sec² t, और ये हो गया आपका dt, ठीक है। अब अगर आपको एक छोटा सा फार्मूला याद है तो अगले स्टेप में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। वो फार्मूला क्या है, अगर आपको कोई भी इंटीग्रेशन दिया हो e⁻x इंटू fx + f'(x) इंटू dx, तो इसका आंसर होता है e⁻x इंटू fx + c, ये होता है इसका समाकलन। फिर से बोलूं, अगर आपको कोई भी इंटीग्रेशन इस रूप में दिया हो कि e⁻x लिखा हो इंटू fx + f'(x) हो, f'(x) का मतलब है fx का एक बार अवकलन, f'(x) का क्या मतलब है fx का एक बार अवकलन। कहने का कुल मतलब यह है कि यहाँ पर दो फंक्शन ऐसे होने चाहिए कि उसमें से ये जो f'(x) है, मतलब ये दूसरा वाला जो है वो पहले वाले का अवकलज होना चाहिए, मतलब डेरिवेटिव होना चाहिए। जैसे अगर ऐसे लिखा होता e⁻x sin x + cos x इंटू dx, तो ये जो sin x है ना ये क्या होता है, ये fx होता, और cos x जो है ये क्या होता, f'(x) होता। क्यों, देख लो, sin x का अवकलन क्या होता है cos x होता है, ठीक। तो अगर ये fx है तो ये क्या होगा f' होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा e⁻x और fx यानी sin x। बात समझ में आई। बस यहाँ पर देखो, tan t को मैं क्या मानूंगा fx मानूंगा, तो अगर tan t fx है तो sec² क्या है f'(x) है। क्यों, क्योंकि tan का अवकलन क्या होता है sec² होता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा e⁻t tan t + c। फिर से समझिए, ये क्या है, ये fx है तो ये क्या होगा f' होगा। क्यों, क्योंकि भाई tan थीटा का अवकलन क्या होता है sec² थीटा होता है, तो tan t का अवकलन क्या होगा sec² t होगा। तो अगर ये fx है तो ये क्या होगा f'(x) होगा, और अगर e⁻x इंटू fx + f'(x) के रूप में है तो इसका आंसर क्या होता है e⁻x इंटू fx, मतलब e⁻t इंटू tan t, ठीक। अब t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है tan इनवर्स x, रख दीजिए, आ गया फाइनल आंसर, ये हो गया। tan से tan इनवर्स हट जाएगा तो आपका फाइनल आंसर आएगा x e⁻tan इनवर्स x + c, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, सिंपल सा काम करें, रूट हटाना है। 1 की जगह पर आप क्या लिखेंगे sin² x + cos² x + sin 2x को आप क्या लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x, और यहाँ पर हो गया dx। अब ध्यान से देखिए, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, a² + b² + 2ab, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, सिंपल आपका क्वेश्चन बनेगा साइन एक्स प्लस कास एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कास एक्स का होता है साइन एक्स एंड प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। छठे क्वेश्चन की बात करें तो आपको इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए का। क्वेश्चन अच्छा है। इसमें आप करेंगे क्या, देखो नीचे साइन एक्स प्लस ए दिया है, नीचे क्या दिया है एक्स प्लस ए, तो ऊपर ऐसा कुछ कीजिए कि ऊपर भी एक्स प्लस ए बन जाए और नीचे भी एक्स प्लस ए मिल जाए ताकि काम बन जाए। ठीक, देखो कैसे काम बनाएंगे आप। ऊपर लिखा है साइन एक्स माइनस ए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस ए माइनस 2a। देखो भाई a माइनस 2a का मतलब क्या है माइनस ए। 2a में a को जोड़ोगे, माइनस 2a में a को जोड़ोगे क्या आएगा माइनस ए ही तो आएगा, अपॉन ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए इंटू क्या डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस वाले टर्म को आप a मान लो और इस वाले को b मान लो। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी लगाओगे तो क्या आएगा साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, यही तो बनेगा। और बटे में ये है तो इसको अलग अलग करके लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, साइन एक्स प्लस ए और यहाँ पर साइन एक्स प्लस ए, और ये हो गया dx। बात समझ में आई? कुछ नहीं किया भाई, यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया और फार्मूला लगाने के बाद में मैंने साइन एक्स प्लस ए को अलग अलग बांट दिया, एक स्टेप मैंने यहाँ पर काट दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, साइन एक्स प्लस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या, लिखते चलिएगा। यहाँ पर बचा काश 2a, क्या बचा काश 2a माइनस काश बटे साइन, देखो काश एक्स प्लस ए बटे साइन एक्स प्लस ए, तो ये तो बन जाएगा आपका काट, तो साइन 2a को पहले लिख लेता हूँ साइन 2a और ये हो गया काट एक्स प्लस ए। ठीक है, और ये हो गया आपका dx। देखो काश 2a का जब समाकलन करोगे आप तो ये काश 2a तो कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ x है नहीं, तो इसका समाकलन तो x आएगा। देखो कैसे अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका काश 2a इंटू डी एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका साइन 2a कॉट एक्स प्लस ए डी एक्स। ये हो जाएगा। अब काश 2a, इसके साथ तो x है नहीं तो इसको आप बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा काश 2a और यहाँ पर केवल बचेगा dx माइनस साइन 2a भी कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ x नहीं है, तो इसको आप बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास कॉट एक्स प्लस ए और dx। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर तो केवल dx है तो इसका dx का समाकलन x आएगा। ठीक है, और यहाँ पर cot x प्लस ए है, तो cot का समाकलन क्या होता है, cot x का समाकलन होता है log sin x। क्या होता है log sin x, तो लिख देते हैं। देखो I इक्वल टू काश 2a इंटू इसका समाकलन x आएगा, तो इसको लिख रहा हूँ x काश 2a माइनस साइन 2a है। ठीक है, काट x प्लस ए का समाकलन क्या आएगा, देखो ये हो गया साइन 2a और काट का समाकलन होता है log sin x, तो साइन x की जगह पर है x प्लस ए, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस ए एंड प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सातवें प्रश्न में आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि इसमें अंश और हर दोनों की घातें समान है। देखो ऊपर भी घात 2 है, नीचे भी घात 2 है। जब भी ऐसा कोई भिन्न आपको दिखे जिसमें अंश और हर दोनों की घातें समान हो तो उस भिन्न को हम लोग असमान भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले हम इस फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, सिंपल सा काम है, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग कर दो। तो कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 में भाग करना है। तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा।
1 से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, घटा लीजिए, जब आप घटाएंगे तो ये इससे कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 5x प्लस माइनस माइनस 1 में -6 जोड़ोगे तो -5 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसे लिखेंगे कैसे? सिंपल सा काम है, देखो ध्यान से। पहले आपको लिखना होगा भागफल, लिख दिया, प्लस फिर लिखना होगा आपको शेषफल, लिख दिया, बटे में क्या लिखना होगा? भाजक, ये हो गया, और ये हो गया आपका dx। अब आप ध्यान से देखिए, ऊपर का पावर कितना है? 1 है, नीचे का कितना है? 2 है, बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन। आप करिए जो करना हो आपको। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो 1 इंटू डी एक्स प्लस 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी कॉमन कर लीजिए, ऊपर बचेगा x माइनस 1 और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू क्या? dx। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि अगर नीचे द्विघात बहुपद मिले यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है तो आप पहले उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी आप देखेंगे कि क्या इसका फैक्टर हो सकता है। अगर फैक्टर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम लोग पूर्ववर्ग बनाएंगे। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन करेंगे तो भी माइनस x माइनस 3, एक फैक्टर इसका मिल गया x माइनस 3, एक मिल गया x माइनस 2। ठीक है, तो फैक्टर तो बन गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अच्छा यहाँ पर देखो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आराम से, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा x, एक कांस्टेंट लगा दीजिए आप c1। ठीक है, या तो आप जितनी बार इंटीग्रेशन करिए उतना कांस्टेंट लगाएं या फिर पूरा करने के बाद एक ही कांस्टेंट लगा दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये 5 हो गया, ये हो गया x माइनस 1 अपॉन, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 और x माइनस 2। ठीक है, dx। अब यहाँ पर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तभी इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो ये तो हो चुका है, बस इतने को सॉल्व कर लें हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो पहले हम लोग इतने को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आप समीकरण नंबर 1 मान के यहीं पर छोड़ दीजिए। ठीक, और इस इतने को आप अलग से सॉल्व कर लीजिए, जैसे x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2। पार्शियल फ्रैक्शन लगाना आपको आता होगा। जब भी ऐसा हो x प्लस ए, एक्स प्लस बी, नहीं प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं? a अपॉन एक्स प्लस माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस माइनस बी, ऐसा लगा देते हैं। ठीक, और उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो x का x में गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब इसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसमें हम लोग 2 कांस्टेंट लगाते हैं। अगर अधिकतम घात 3 होती तो हम लोग 3 कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2। हम लोग यहाँ पर आंशिक भिन्न की मदद से इसे हल कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 3 एक्स माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा a एक्स माइनस 2 प्लस b एक्स माइनस 3। आप देख पा रहे होंगे ये इससे कट जाएगा। ठीक, कट गया। अब देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा x माइनस 1 बराबर, देखो a का x में गुणा करोगे ax आएगा, b का x में करोगे bx आएगा। कहने का कुल मतलब ये है कि a प्लस बी इंटू एक्स। आराम से कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आप गुणा कर लीजिए फिर x को कॉमन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप करेंगे तो -2 ही आएगा, यहाँ पर आप करेंगे तो -3 भी आएगा। आप माइनस को कॉमन कर लीजिए तो आपको मिलेगा 2a प्लस 3b। ठीक है, अब दोनों तरफ गुणांकों की तुलना कीजिए। क्या बोलेंगे? गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर जब आप तुलना करेंगे तो x का गुणांक इधर 1 है और इधर कितना है? a प्लस बी है, तो आपको मिल जाएगा a प्लस बी बराबर 1। यहाँ पर देखिए 2a प्लस 3b, ये निगेटिव में है और यहाँ भी -1 है, तो ये हो जाएगा -2a प्लस 3b इक्वल टू कितना? -1। माइनस से माइनस कट जाएगा, +1 हो जाएगा। अब यहाँ पर
ए प्लस बी है और ये कितना है 2a+3b है। एक काम करते हैं, इसमें हम लोग 2 का गुणा कर देते हैं, इसमें 1 का गुणा कर लेते हैं और क्या करते हैं घटा लेते हैं। ये हो जाएगा 2a में से 2a निकल गया तो ये 0 हो गया। 2b और ये 3b है, घटा रहे हैं, 2b माइनस 3b मतलब माइनस b, और ये 2 हो गया, 2 में से 1 निकल गया तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको b की वैल्यू मिलेगी कितनी -1। b की वैल्यू -1 मिल गई तो a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1 उधर जाएगा तो a का मान आपको मिलेगा 2। ठीक है, तो b का मान आपको -1 मिला है और a का मान 2 मिला है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर रखेंगे तो अब आपका रिजल्ट क्या आएगा, अब आपका रिजल्ट आ जाएगा a का मान 2 है तो 2/x-3 और प्लस b का मान है -1 तो -1/x-2। ठीक है, तो कहने का कुल मतलब यह है कि अब हम लोग इसे इतना लिख सकते हैं और जैसे आपने इसे इतना लिखा आपका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक, तो लिखते हैं, तो बोलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखो I = x+c1 प्लस 5 है, 5 को लिख दीजिए, इंटीग्रेशन इस टोटल की वैल्यू कितनी मिली है 2/x-3 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/x-2 और dx। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि ये हो गया x+c1 प्लस 5, अलग अलग करेंगे आप तो ये 2 आगे आएगा तो 5 × 2 इंटीग्रेशन 1/x-3 dx और ये हो जाएगा आपका -5 dx/x-2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं x+c1 प्लस 5 दूना 10, 1/x-3 का इंटीग्रेशन सिंपल है भाई, log x-3 माइनस ये हो गया 5 और इसका क्या हो जाएगा log x-2 प्लस c2। फाइनली आप इसे लिख सकते हैं c1 प्लस c2 को जोड़ के सिंगल कांस्टेंट लगा दीजिए, ये हो जाएगा x+10 log x-3 माइनस 5 log x-2 प्लस c। ठीक, जहाँ पर c बराबर c1 प्लस c2 है। यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं और ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप देख पा रहे होंगे, पहले आपको cos² x का इंटीग्रेशन करना है, फिर x × sin x का करना है और फिर x sec x² का करना है। ठीक है, तो इस वाले का कैसे करेंगे आपको पता है, आप एक फार्मूला जानते हैं, cos2x क्या होता है, cos2x बराबर होता है 2 cos² x - 1। ठीक, अगर मैं यहाँ से इस 1 को इधर शिफ्ट करता हूँ तो 2 cos² x बराबर क्या मिलेगा, ये 1 इधर आ गया तो मिल गया आपको cos2x प्लस 1। इस 2 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो बटे में 2 आएगा। कहने का कुल मतलब यह है कि cos² x की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस cos2x बटे में 2 और क्या dx। इस 2 को आप बाहर कर लीजिए तो ये 1/2 बाहर हो गया और यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा 1 × dx प्लस यहाँ पर cos2x है तो ये हो जाएगा cos2x × dx। ठीक है, हो गया। अब सिंपल सा काम है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन तो x होगा तो ये हो गया x। ठीक, प्लस 1/2 का अंदर गुणा हो गया, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x तो ये हो जाएगा sin x, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, यानी x का जो गुणांक होता है ना उससे हम लोग भाग करते हैं। समाकलन में भाग होता है, अवकलन में गुणा होता है। ठीक, तो ये भाग हो जाएगा 2 हो जाएगा n प्लस c। फाइनली आप इसे लिख क्या सकते हैं, 2 का 2 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल था। अच्छा, इस वाले की बात करें तो इसमें आप 2 फलनों का गुणनफल लगाएंगे, यानी खंडशः समाकलन लगाएंगे। इसमें 2 फलनों के गुणनफल का फार्मूला लगाएंगे, तो बाई पार्ट से हम लोग कर लेते हैं इसको। तो बाई पार्ट में फर्स्ट किसको मानेंगे, आप फर्स्ट मान लीजिए x को और sin x को क्या मानेंगे, सेकंड मान लीजिए। ठीक, तो देखिए इसको हमने फर्स्ट मान लिया तो फर्स्ट तो एज इट इज रहेगा। साइन का समाकलन क्या होता है, कास होता है तो माइनस कास x, पता है ना खंडशः समाकलन कैसे लगता है, पहले को छोड़ दो दूसरे का समाकलन। ठीक, माइनस पहले का अवकलन तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 आएगा, इनटू दूसरे का समाकलन
माइनस कास एक्स डी एक्स प्लस सी, यही तो होगा। और कर लीजिए, ये होगा माइनस एक्स इंटू कास एक्स। अच्छा, कास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कास एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया माइनस एक्स कास एक्स। कास एक्स का समाकलन क्या होगा, साइन होगा, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसमें कुछ था नहीं। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें ध्यान से देखो, सेक एक्स स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, आप एक्स स्क्वायर को टी मान लोगे। ऐसा करने पर ये आ जाएगा 2x dx बराबर कितना, dt। क्या आ जाएगा, 2x dx बराबर dt। यहाँ से x dx बराबर क्या मिलेगा आपको, dt बटा 2। देखो x dx बराबर कितना, dt बटा 2। तो अब आपका क्वेश्चन बन जाएगा I इक्वल टू एक्स डी एक्स की जगह पर तो dt बटा 2 हो गया, ये हो गया dt बटा 2। एक्स स्क्वायर को आपने t माना है, तो ये हो जाएगा सेक टी। क्या हो जाएगा, सेक टी। 2 तो बाहर आ गया, तो 1/2 हो गया, और ये हो गया क्या, सेक टी dt हो जाएगा। सेक टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक टी का इंटीग्रेशन होगा 1/2 log मॉड में सेक टी प्लस टेन टी एंड एक कांस्टेंट लग गया सी। टी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, तो आप टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ गया सेक एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मोर देन 100 क्वेश्चन हमको करने हैं, और अगर हमको 100 क्वेश्चन से ज़्यादा करने हैं तो जाहिर सी बात है इसको कई पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये पहला पार्ट था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।